नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जो आपकी नॉलेज है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1953। दोस्तों, 1 नवंबर और 1953 को दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला जो राज्य था, वो आंध्र प्रदेश था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो कारगिल विजय दिवस है, वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 26 जुलाई। दोस्तों, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों 1999 में जो हमारी भारतीय सेना है, उसके द्वारा जो कारगिल घाटी है, जो कि वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, उस पर विजय प्राप्त की गई। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है, जो वोटर्स डे होता है, जो नेशनल वोटर्स डे होता है, वो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 25 जनवरी। दोस्तों, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर दोस्तों हम इस दिन की बात करें तो दोस्तों 25 जनवरी और 1950 को जो भारत का चुनाव आयोग है दोस्तों, जो उसका गठन किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत सरकार है, जिसका जितना भी लेखांकन, जो अकाउंटिंग संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा महालेखाकार। दोस्तों, जो महालेखाकार होता है, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसके द्वारा भारत सरकार का जितना भी लेखांकन का कार्य होता है, वो किया जाता है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों इसको हमारे संविधान के जो आर्टिकल 148 है, उसके अंदर शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा महान्यायवादी। दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है, वो भारत का पहला विधिक सलाहकार माना जाता है। अगर दोस्तों हम महान्यायवादी की बात करें तो इसका उल्लेख हमारे संविधान का जो आर्टिकल दोस्तों और जो 76 है, उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और अगर दोस्तों वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकटरमणीय भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती है, उनका जो किस आर्टिकल के अंदर उनको मेंशन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आर्टिकल 78। दोस्तों, जो आर्टिकल 78 है, उसके अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके कार्यों का उल्लेख और उनके जो कर्तव्य है, उनका उल्लेख किया गया है। अगर दोस्तों हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो आर्टिकल हमारा जो 74 है, उसके अनुसार भारत का एक मंत्रिमंडल होगा और उसका जो प्रधान जो अध्यक्ष होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, ये बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत की प्रेम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, उसके अंदर जो भारत शब्द है, उसका कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा 2 बार। दोस्तों, भारत की प्रस्तावना के अंदर जो भारत शब्द है, उसका 2 बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों, ये जो उल्लेख है, वो शुरुआत में ही किया गया है, जहां पर हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को, अर्थात यानी कि 2 बार इसमें हम भारत शब्द का उपयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा राज्यों का संघ। दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उल्लेख हम जो संविधान का जो दोस्तों जो भाग 1 है दोस्तों, उसके अंदर करते हैं, जहां पर बताया गया है कि इंडिया डेट्स इट मीन भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आने वाले समय में आपको इसी तरह की अनेक वीडियो देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने प्रत्येक प्रश्न के संग जो उसका अतिरिक्त व्याख्या है, उसको भी मैंने शामिल किया है, जिससे आपको अधिक से अधिक उसका बेनिफिट है वो मिल सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो है
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे वर्तमान में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, वो किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि हुआ था आपके 1978 में दोस्तों, जो 1978 के अंदर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार यानी कि जो अनुच्छेद 31 से हटाकर और उसे विधिक अधिकार बनाया गया और संविधान के भाग 300 और ए के अंदर उसे दोस्तों डाल दिया गया। इस प्रकार जो संपत्ति का अधिकार है वो मात्र अब एक विधिक अधिकार बनकर रह गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारे संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दल बदल विधेयक। दोस्तों भारत की संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध दल बदल विधेयक से है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इस जो अनुसूची है उसको दोस्तों 1985 में जब भारत के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके समय इस विधेयक को लाया गया था और भारत की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल का निषेध किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, जो नगर पालिकाएं होती है, उनको संवैधानिक मान्यता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाने के लिए कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी जो दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर दोस्तों इस संविधान संशोधन की बात करें तो दोस्तों ये 1992 के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 24 अप्रैल। दोस्तों प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर दोस्तों इस दिन की बात करें तो 24 अप्रैल 1992 को दोस्तों जो पंचायती राज संस्थान है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी दिन के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति का कौन चुने गए। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव निर्विरोध किया गया था। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पॉकेट वीटो यानी कि जेब वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों जो ज्ञानी जैल सिंह थे उनके द्वारा पॉकेट वीटो की जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल भारत में सबसे पहले किया गया था। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में जनहित याचिका यानी याचिकावाद जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है दोस्तों, इसके जनक किसे कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो जनहित याचिका होती है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पीएन भगवती। दोस्तों जो पीएन भगवती है उन्हें भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों हम जनहित याचिका की बात करें तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 1900 और जो 70 का दशक भारत में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो संयुक्त उच्च न्यायालय है उस किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संसद द्वारा। दोस्तों संसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एस सी मुखर्जी। दोस्तों जो एस सी मुखर्जी थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और दोस्तों अगर हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड थे। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में संवैधानिक सभा के निर्माण का आधार क्या था।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैबिनेट मिशन योजना 1940। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, उसके द्वारा ही जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण की जो बात है, जो संविधान समिति बनाने की जो बात है वो कही गई थी। इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसी जो तिथि है दोस्तों, इसका उल्लेख हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न है वो है हमारा भारत के संविधान को लागू कब किया गया? दोस्तों ये तो एक बहुत इजी प्रश्न है जो कि हर बच्चे को आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 26 जनवरी 1950। दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष, उसी दिन हमारे भारतीय संविधान को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर दोस्तों हम स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 9 दिसंबर 1940। दोस्तों 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता संविधान सभा के उपाध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1940 को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देश्य का प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, उसको किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पेश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? अर्थात दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा जो उद्देश्य का प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 13 दिसंबर 1940। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो उद्देश्य का प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था उसे कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 22 जनवरी 1947। दोस्तों 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य का प्रस्ताव है जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था उसको भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके हेड डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे उसका गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 29 अगस्त 1947। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को भारत की जो प्रारूप समिति है संविधान सभा की उसका गठन किया गया था, जिसका हेड डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। वहीं इसके 6 अन्य सदस्य भी इस समिति के अंदर शामिल थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न है वो है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? अर्थात दोस्तों इस समिति को कब स्वीकार किया गया था जो हमारी संविधान सभा द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 23 फरवरी 1948। दोस्तों 23 फरवरी 1948 को जो प्रारूप समिति जिसका गठन हमने 29 अगस्त 1947 को किया था उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो पार्लियामेंट सुधार था दोस्तों जो कि 1909 के अंदर आया था, उसके द्वारा जो मुस्लिम थे उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान
की गई थी। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो पॉलिटी के थे टॉप 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। वहीं उनके साथ हमने उसकी जो अतिरिक्त व्याख्या है उसको भी हमने देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इसको आपको और भी अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।